ओके, तो मैंने छोटा सा टॉपिक है ये, वाटर एज ए बायोलॉजिकल सॉल्वेंट। ये दिख रहा है आप लोगों को? एक बारी फिर कंफर्म कर दीजिए। ओके, तो वाटर क्या है, वाटर एक बायोलॉजिकल सॉल्वेंट की तरह कैसे काम करता है वो उस वाले चैप्टर में बताया गया है। इसमें देखिए क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं, देखिए यहाँ पे वाटर इन बायोलॉजिकल सिस्टम, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ये दोनों से लिंक हो गया, मतलब पहले वाले पेपर में भी आपका बॉन्ड था, यहाँ पे भी आपका कुछ बॉन्ड दिखा रहा है, लेकिन ये वाटर के रिफरेंस में बातें हो रही हैं। फिर फिजियोलॉजिकल बफर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखने वाली बात क्या है कि अभी तक इसमें पिछले साल से क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा नहीं आए हुए हैं, तो ये रिपीट हो सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो वाटर एज ए बायोलॉजिकल सॉल्वेंट, वाटर को हमको पता है कि दे आर द फाउंडेशन टू द लाइफ ऑन अर्थ। और जो भी आपका बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं सारी उसी के अंदर होती है, तो इसलिए जो भी बायोकेमिस्ट्री हो या सेलुलर बायोलॉजी हो, उसको समझने के लिए अगर कोई इंटरेक्शन को समझना है तो वाटर के प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसी की बात किया जा रहा है, वाटर एज ए बायोलॉजिकल सॉल्वेंट। वाटर इज ए केमिकल सब्सटेंस विद केमिकल फार्मूला H2O। यहाँ पे आपको ये वाटर का फार्मूला दिया हुआ है। वाटर इज फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इन सम फॉर्म एंड अनदर एज फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारा जो प्लेनेट है वो ब्लू कलर का दिखता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर। और इसके अलावा हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी 70% वाटर है। तो इसलिए ये देखते हैं कि वाटर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो एक्वेटिक स्पीसीज है उसमें तो 95% तक वाटर रह सकता है। सो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस हम क्या करते हैं, द फोटोसिंथेसिस में वाटर अपार्ट टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड फूड। और वाटर को इतना ज़्यादा यूजफुल क्या बना देता है, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी एक्सीलेंट होती है फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे उसी चीज़ की बातें कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखोगे वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, एंड इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। तो कुछ प्रॉपर्टी जैसे क्वेश्चंस भी आया हुआ है वाटर के प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, पोलैरिटी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेरी वॉइस आ रही है स्टूडेंट्स? आपको सुन पा रहे हो आप लोग स्टूडेंट्स? ओके, तो वाटर मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स है। पोलर मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है? एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन? व्हाट इज पोलर? पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? जी, सही कहा इन्होंने, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब कंप्लीट चार्ज नहीं होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वहां पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल चार्जेस पाए जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल की जब बात करते हैं हम लोग। तो दे हैव द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो आपका जो फार्मूला मैंने बताया H2O है ना, दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू द हाइड्रोजन। तो ये जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है जो कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो उसको खींचने का काम करेगा। और जब ये खींचेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा बताइए? ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पार्शियल, मेरी वॉइस आ रही है आपको? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इसी टाइप्स के ये बॉन्डिंग यहाँ पे दिखा रखा है। तो एक तो ये हो गया पोलरिटी नेचर की, मतलब कि जो
इलेक्ट्रॉन है, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, वो बीच में नहीं रहता है कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा और जिसके कारण उसके ऊपर पार्शियल चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। अब यही चीज़ सारे मॉलिक्यूल्स के साथ होगा, जितने भी वाटर के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और अगर आप चारों तरफ वाटर के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सबके अंदर पार्शियल चार्जेस है, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे एक बॉन्डिंग बन रही है, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है, किसी एक मॉलिक्यूल का, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्डिंग बनाता है, और वहां पे इस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स ऑफ एडजेसेंट वाटर मॉलिक्यूल, जो पास पास के वाटर मॉलिक्यूल है उनके बीच का अंदर बॉन्ड बन रहा है। मेरी ये वॉइस आ रही है, आप लोगों को दिख रहा है ये स्क्रीन? ओके। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ऑलवेज इन्वॉल्व्स द हाइड्रोजन एटम, और यहाँ बॉन्डिंग जो बन रही है उसमें हमेशा आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन एटम देखेंगे, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर की पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? पोलैरिटी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और वाटर की इसी पोलैरिटी नेचर के कारण कई चीजें जो रिमार्केबल प्रॉपर्टीज है वो इसके अंदर डेवलप हो जाती है। कौन कौन सी? जैसे कोहेशन, एडहेशन और हाई सरफेस टेंशन। ये क्या है? कोहेशन, एडहेशन और हाई सरफेस टेंशन। दीज प्रॉपर्टीज फैसिलिटेट वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस। और जो आप कई बायोलॉजिकल प्रोसेस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप देखेंगे। कोहेशन जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या है? वाटर हाई सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन क्या होती है? एक लेयर टाइप में एक बन जाती है वाटर के ऊपर, और जो कि अलाउ करती है टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स एंड इनेबलिंग इंसेक्ट्स लाइक वाटर स्ट्राइडर्स टू वॉक ऑन सर्फेसेस। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब मॉस्किटो वगैरह है वो वाटर वगैरह के ऊपर, या कीड़े वगैरह जो है वो वाटर के ऊपर आसानी से मूव कर पाते हैं, या खड़े रहते हैं उसके ऊपर, डूबते नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोहेशन प्रॉपर्टी के कारण वाटर के ऊपर एक सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाता है, एक लेयर बन जाती है, और उसके कारण वो इस टाइप से वो कर पाते हैं। इसके अलावा जो एडहेशन प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है? दे क्लाइम अगेंस्ट ग्रेविटी प्लांट जाइलम। प्लांट वगैरह में जो मूवमेंट होता है पानी वगैरह का, तो वहां पे आप देखते हैं पानी वगैरह का मूवमेंट होता है क्योंकि वहां पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना है, रूट से लीव तक पहुंचना है, या फिर एनिमल के अंदर भी स्मॉल ब्लड वेसल के अंदर ब्लड वगैरह जाना है। वहां पे एडहेशन प्रॉपर्टी का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये सारी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है क्योंकि वाटर के अंदर पोलैरिटी भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको समझ लेना है, और फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस कर लेना है। Hydrogen bond also explain why water boiling point is 100 डिग्री सेंटीग्रेड higher than the boiling points of the similar substance। कई सिमिलर सब्सटेंस है जिनका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, पाया जाता है, लेकिन वाटर का है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी होती है। एंड बिकॉज ऑफ वाटर हाई बॉइलिंग पॉइंट है, इसीलिए हमारा वाटर लिक्विड स्टेट पे अर्थ में पाया जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और ये प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई वाटर की, उसके अंदर पोलर पोलर नेचर है, मतलब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। वो चार्ज क्यों आया है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो चार्ज को अपनी तरफ खींचने का काम करता है, और इसके कारण उसके अंदर एक चार्ज डेवलप हो जाता है। और चूंकि इसमें आपका हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड उसका नाम दिया जाता है, और इसकी प्रॉपर्टी के कारण ये वाटर की कुछ रिमार्केबल प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती हैं। कोहेशन, एडहेशन और हाई सरफेस टेंशन, इस टाइप की प्रॉपर्टी आ जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्सीलेंट सॉल्वेंट कैपेबिलिटीज। जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि वाटर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल मतलब पोलर है, तो वो आसानी से जो जो आयनिक वाले चार्जेस है उनको डिसॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि वाटर एक्सीलेंट सॉल्वेंट कैपेबिलिटीज रखता है। With a slight positive charge on hydrogen and slight negative charge on the oxygen atom, the polarity allows water to form hydrogen bonds with other molecules
और इसीलिए ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट की तरह, पर्टिकुलरली फॉर आयनिक एंड पोलर सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें लिपिड जैसा सब्सटेंस डिसॉल्व करेंगे तब ये उस टाइप से काम नहीं कर पाएगा। तो ये आयनिक और पोलर सॉल्वेंट, जैसे नमक वगैरह है, वहां पे आप देखोगे आयनिक सॉल्ट है तो उसको डिसॉल्व करेंगे तो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, तो उसके लिए ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है। वाटर's एबिलिटी टू डिसॉल्व पोलर एंड आयनिक सब्सटेंस इज क्रूशियल फॉर लाइफ। ये हमारे जो लाइफ है अर्थ पे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको, है ना, इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, वेस्ट रिमूवल, हर जगह आपको ये प्रॉपर्टी का रोल मिल जाएगा। आप जो खाना खाते हैं वो न्यूट्रिएंट डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर, फिर उसके बाद वो वेस्ट रिमूवल में भी काम आता है, वेस्ट वगैरह रिमूव होता है, तो वहां पे भी ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नमक डिसॉल्व सॉल्ट्स बाय सराउंडिंग्स, आइसोलेटिंग आयंस एज वेल एज इंटरेक्टिंग विद पोलर ऑर्गेनिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, उनसे भी इंटरेक्ट करने में। इसके अलावा जो आप एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए शुगर वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, वहां पे भी आपका पोलरिटी का नेचर रहता है, जिससे वो उसको ट्रांसपोर्ट और रिएक्शन, क्विकली रिएक्शन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिसॉल्व सब्सटेंस इन वाटर आर रीडली अवेलेबल। क्यों? क्योंकि जो डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर सब्सटेंस, वो आसानी से अवेलेबल हो जाता है सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, और इसलिए वो मेटाबॉलिज्म वगैरह और सेलुलर फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार ये मिसकॉन्सेप्शन दे दिया जाता है, ये ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाटर कैन एक्ट एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, है ना। तो ये एक मिसलीडिंग टर्म है, वाटर कभी भी यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वाटर इज एबल टू डिसॉल्व अदर पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक आयंस, शुगर, सॉल्ट, बट ऑयल जैसे है, दे लैक पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वो पोलर नहीं है, नॉन पोलर है। तो वहां पे आप देखेंगे कि वाटर को हम लोग डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ऑयल रिमेन सेपरेट व्हेन एडेड टू द वाटर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर पॉइंट, हाई स्पेसिफिक हीट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या है? वाटर के अंदर जो इसकी स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट एक ऐसा पॉइंट जहां पे कितनी इसकी हीट जो है उसके अंदर मौजूद है, स्पेसिफिक हीट, तो वो हाई होती है। इसी तरह वेपराइजेशन जो है वो भी हीट ऑफ वेपराइजेशन, बट इट टेक्स लॉट्स ऑफ एनर्जी टू रेज लोअर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्लेस क्रिटिकल रोल इन टेम्परेचर रेगुलेशन। हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अलाउज इट टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विद मिनिमल टेम्परेचर चेंज। ये प्रॉपर्टी कहाँ काम आती है? जब होम्योस्टेसिस वगैरह हम लोग का प्रोसेस होता है, मेंटेन होम्योस्टेसिस, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये प्रॉपर्टी हाई स्पेसिफिक एंड हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो high heat of vaporization underpins the efficiency of evaporative cooling mechanisms such as sweating in humans, helping to regulate the body temperature during heat stress। तो एक ये हो गया पॉइंट कि वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेम्परेचर रेगुलेशन में। तो हमारे अर्थ में भी आप देखते हैं कि जो एक टेम्परेचर है वो एक रेंज में काम करता है, और वो क्यों हो पाता है? क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के कारण। दे हैव वाटर की 70% ऑफ द वाटर है, तो वाटर कुड एक्ट एज ए ब्लैंकेट आल्सो। तो जो होम्योस्टेसिस प्रोसेस है, ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं होता हमारे प्लेनेट के अंदर भी, और यही चीज हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। जब हमें गर्मी लगती है तो स्वेटिंग निकलती है, और उसके कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी आती है ड्यू टू द हाई स्पेसिफिक हीट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर प्रॉपर्टी, डेंसिटी एनोमली ऑफ आइस। वाटर के अंदर एक यूनिक बिहेवियर देखा जाता है कि इट एक्सपेंडिंग अपॉन फ्रीजिंग। जब इसको हम लोग कूल करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो ये इसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाती है। तो आइस इज लोअर डेंसिटी कंपेयर टू द लिक्विड वाटर, और इसीलिए जो आइस है वो सॉलिड में दिखने के बावजूद भी वाटर के ऊपर तैर सकता है, क्योंकि वो लोअर डेंसिटी है, वहां पे मॉलिक्यूल क्रिस्टल फॉर्म में जुड़े हुए हैं। तो वहां पे एज कंपेयर टू द लिक्विड, वहां पे डेंसिटी कम है, और इसीलिए आइसिंग floating on top of water bodies insulates the liquid water below, protecting aquatic life during freezing temperature। तो हम लोग कभी कभी देखते हैं जहाँ पोलर रीजन है वहां पे पानी के अंदर भी जीव जंतु जीवित रह पाते हैं। क्यों? ऊपर बर्फ है फिर भी जीवित रह पाते हैं,
क्योंकि ये एक लेयर का काम करती है और जिससे ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो दिस एनामोली प्रिवेंट्स वाटर बॉडीज फ्रॉम फ्रीजिंग सॉलिड फ्रॉम द बॉटम अप, एकदम नीचे से कभी भी वो नहीं हो पाता, अलाउइंग द लाइफ टू परसिस्ट थ्रू कोल्ड पीरियड्स। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, मेरी वॉइस आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को? कैन यू हियर मी स्टूडेंट्स? ओके। तो अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्रूशियल फॉर सेलुलर फंक्शन, वाटर अवेलेबिलिटी इन लिक्विड फॉर्म ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। बहुत एक लंबी रेंज है जहां पे वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है, और इससे हम लोग देखते हैं कि हम जो लाइफ है वो भी रेंज ऑफ टेम्परेचर पे काम सरवाइव कर पाती है फॉर ऑल नोन लाइफ फॉर्म्स। So it is essential for metabolic reactions which serving as a reactant or product in numerous biochemical process. So water is key to the diffusion and osmosis process. जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस होते हैं वो उसमें भी जो फैसिलिटेट करता है, वो उसमें भी वाटर का प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट एट एज ए लुब्रिकेंट, हमारी जो ज्वाइंट्स हैं वहां पे भी ये अपना आप देखते हैं सेलुलर फंक्शन में कि वहां पे ये वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर इज क्रिटिकली टू वर्चुअली ऑल सेलुलर फंक्शन, लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट इन वाइड रेंज, जो मैंने पहला वाला पॉइंट बताया वही सेम पॉइंट यहाँ पे भी साथ में है कि दिस इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस में लिक्विड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, मेटाबॉलिज्म में, डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस, ट्रांसपोर्ट, रिप्रोडक्शन, लुब्रिकेंट, कई जगह पे आप देखेंगे जहां पे वाटर की लिक्विड प्रॉपर्टी को बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाउ लेट्स कम टू द, यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे डिस्कस की हुई है? स्टूडेंट मेरी वॉइस आ रही है आपको? स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? हाँ तो बोल दिया करिए बीच में। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, एक बार पूछा गया हुआ है। तो एक तो यहाँ आंसर ऐसा बन सकता है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम में बॉन्ड्स है वो कैसे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पहले पेपर से नहीं है, जो सेकेंड पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे जो ये बॉन्डिंग वगैरह है वो हम लोग वाटर के रेफरेंस में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वाटर के अंदर भी देखेंगे आप लोग यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे मैंने समराइज कर दिया है इन पॉइंट्स को। हाइड्रोजन बॉन्ड, इस टाइप की जो लिंकेज है वो देखे जाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जैसे पहले मैंने बता चुका हूं कि वहां पे हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ पे? सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दिस इज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो वहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए लगा हुआ है, और इसी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेल्प करती है इसको फोल्ड करने में, और जब ये फोल्ड करेगा तो ही ये काम कर पाएगा। तो इसलिए फंक्शनल के किसी चीज को फंक्शनल बनाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर होता है। सेम न्यूक्लिक एसिड के केस में आप देखते हो डीएनए और आरएनए जो है वो भी हेलिकल फॉर्म में रहते हैं, फोल्डिंग होती है, और इस फोल्डिंग में यहाँ यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में जुड़ जाते हैं, है ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इन आपस में जो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ जुड़े होते हैं वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल होता है। तो ये रोल हो गया। फिर आयनिक बॉन्ड्स, दे आर मेड बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। दीज बॉन्ड्स आर वीकर इन वाटर, लेकिन ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये वाटर में वीकर हो जाते हैं, क्यों? ड्यू टू आयन डिसॉल्विंग कैपेबिलिटी ऑफ द वाटर, बट स्टिल एसेंशियल फॉर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड प्रोटीन। तो वीकर हो जाते हैं, नॉर्मली ये बहुत मजबूत बॉन्ड होते हैं नॉर्मल उसमें, लेकिन जब वाटर में आते हैं तो इनकी जो पावर है वो कम हो जाती है, तो बिकॉज वाटर हैव द आयन डिसॉल्विंग कैपेबिलिटी, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, स्टेबिलिटी ऑफ द आयनिक बॉन्ड्स, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको स्टेबल फॉर्म में करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स इन्वॉल्विंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज आर क्रिटिकल प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द बायोमॉलिक्यूल लाइक पेप्टाइड, प्रोटीन एंड फॉस्फोडाइस्टर न्यूक्लिक एसिड। वंडरवॉल फोर्सेस भी देखे जाते हैं, जो कि एक खास दूरी पे, मतलब एक जब बहुत ज्यादा क्लोज आता है कोई मॉलिक्यूल
तब ये फोर्सेस काम करते हैं, वंडरवाल फोर्सेस। सो दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन एंड इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर इंटरेक्शन बिटवीन वीक एसिड्स एंड बेस। वाटर के अंदर ये देखा जाता है कि इन वाटर वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट्स इनटू कॉन्जुगेट बेस एंड हाइड्रोजन आयंस। The equilibrium between acid and its dissociation products allows for buffering of pH change and biological system. तो वाटर जो है वीक एसिड की तरह और वीक बेसेस पार्शियली एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम वाटर, सो यहाँ पे काम कर सकता है। तो इसलिए जो है वाटर की एक ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसीलिए ये आपका जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे अगर कोई ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ जाता है, इज वाटर अ वीक बेस और एसिड? इनफैक्ट प्योर वाटर एक्ट एज बोथ। जो प्योर वाटर होता है वो दोनों तरह काम करता है, वीक एसिड एंड वीक बेस की तरह। दिस इज बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर डिसोसिएट्स इनटू प्रोटॉन्स एंड हाइड्रोक्साइड आयन। जब H2O टूटता है तो ये आपको पता है कि H2O जब टूटेगा तो H प्लस एंड OH माइनस जो है वो बनेगा, और इसीलिए जो है ये दोनों की तरह ये काम कर सकता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम टर्म्स। बफर एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बफर। तो उसको समझने से पहले यहाँ पे व्हाट इज बफर आप लोग बताएंगे? एनी आइडिया व्हाट इज बफर? स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? वेरी नाइस। तो जैसे इन्होंने बताया कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि एसिड डालो या बेस डालो, उसकी पीएच पे ज्यादा परिवर्तन नहीं हो पाता है, ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं हो पाती। ये सोल्यूशन रेजिस्ट कर देता है और पीएच चेंज को, है ना। और हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। हमने देखा कि अगर पीएच अगर हम लोग चेंज करते हैं तो जो बायोमॉलिक्यूल्स है उनके चार्ज वगैरह भी चेंजेस हो सकते हैं, है ना। उनकी प्रॉपर्टी बदल सकती है। अगर बहुत ज्यादा पीएच चेंज होगा तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम मौजूद है, ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि इस पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। हमारी बॉडी का पीएच एक जो ऑप्टिमम पीएच है 7.2 और इस टाइप 7.4 के करीब वो बना रहता है हमेशा उस तरह से करके। तो इट इज एबल टू न्यूट्रलाइज स्मॉल अमाउंट ऑफ द एडेड एसिड। तो इस तरह के जो सिस्टम होते हैं बफर, उसे बफर बोलते हैं। पीएच इन द एब्सेंस ऑफ अ बफर, इफ वी ऐड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ पे उसका एग्जांपल दे रखा है कि हमारा जो ये वाटर है वो कैसे काम करता है ना, बफर की तरह कैसे काम करता है। तो अगर आप वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो क्या हो रहा है, HCl डाल रहे हो H2O, तो यहाँ पे H3O प्लस बन रहा है और Cl माइनस भी बन रहा है, तो दोनों ही चीजें बन रही है। इन अदर वर्ड्स H plus from the acid binds to the neutral water molecule bind H3O plus, raising the concentration of H plus. The resulting large concentration of makes the solution more acidic, leads to dramatic drop in the pH। ठीक है, तो ये हो सकता है। या फिर NaOH अगर आप बढ़ाएंगे तो ये बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तब की बात है। फिर यहाँ पे Na प्लस OH माइनस, वो भी अगर देखते हैं तो वो भी चेंज करता है, OH माइनस कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। तो इसलिए जो है इसको हमको जो चेंजेस हैं इनको रोकने के लिए कुछ सिस्टम बनाना पड़ता है बॉडी के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बफर्स। तो ए बफर इज ए केमिकल सिस्टम which prevents the radical change in fluid pH, dampening the change in the hydrogen ion concentration in the case of excess acid or base। तो फिजियोलॉजिकल बफर यहाँ पे कुछ सिस्टम्स हैं जो कि बॉडी के जो पीएच है उसमें चेंज को रोकते हैं। सिंपल, these buffers consist of weak acid and conjugate base। तो ये जो बफर बनता है यही से बनता है weak acid and उसका conjugate base, allowing them the resist in। और ये जो टर्म्स हैं मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो पहले वाले नोट्स है, तो अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसको चेक कर सकता है, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पे जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप पहले वाली जो नोट्स मैंने दिया हुआ है सॉल्व पेपर्स, उसमें से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बताया कि
जो वीक एसिड है और कॉन्जुगेट बेस है, दे अलाउइंग द रेजिस्ट चेंज इन पीएच आइदर एब्जॉर्बिंग एक्सेस हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन बढ़ गया है उसको एब्जॉर्ब करने में, जिससे कि व्हेन द पीएच डिक्रीजेज, या फिर डोनेट करने में, है ना, उसको डोनेट, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करने में, जिससे पीएच इंक्रीज को रोका जा सके, इन सब चीजों को। तो बायोलॉजिकल बफर शुड मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं जिससे बायोलॉजिकल बफर का वो इसका ऑप्टिमल पीकेए रेंज 6 to 8। तो बायोलॉजिकल का जो पीकेए रेंज होता है, ये रेंज ऐसा है कि जब आप पीकेए वैल्यू देखेंगे तो जैसे कि एमाइनो एसिड के केस में एक ऐसा पीएच जिसपे वो अपना हाइड्रोजन आयन छोड़ दे, है ना, उस उससे उसकी पीकेए वैल्यू निकाली जाती है। तो वहां पे 6 और 8 पीएच के बीच में उसका होना चाहिए, अलाइनिंग द पीएच ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकल फ्लूइड। और ये जो है इसको परफेक्ट जो अलाइन कर देता है उसको बायोलॉजिकल फ्लूइड से, जो ये रेंज होती है। तो दिस रेंज इंश्योर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ मेंटेनिंग पीएच बैलेंस। तो हमारा जो ये बफरिंग सिस्टम है 6 to 8 जो पीएच रेंज है उसको बनाने की कोशिश में लगा रहता है। तो हाई वाटर सॉल्युबिलिटी बफर्स मस्ट डिसॉल्व वेल इन वाटर। बफर की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में अच्छी होनी चाहिए, तभी तो वो काम कर पाएगा। तो प्राइमरी सॉल्वेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज वाटर, तो वहां पे वो अच्छे से डिसॉल्व होना चाहिए। फिर मिनिमल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटी, देयर सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स शुड बी लो टू प्रिवेंट देम। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें ये आसानी से डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, जैसे लिपिड बेस्ड स्ट्रक्चर है विच कुड अल्टर द मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी और फंक्शन। हमारी मेम्ब्रेन भी लिपिड से बनी होती है, तो अगर ये इस टाइप से डिसॉल्व होगा तो उसको भी ये इफेक्ट कर सकता है। नॉन परमिएबल होना चाहिए, और ये जो आइडियल बफर वही होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस न कर पाए, क्योंकि अगर वो क्रॉस कर जाएगा तो वो बफरिंग कैपेसिटी उसकी प्रॉब्लम, बफरिंग कैपेसिटी में इफेक्ट आ सकता है, विदाउट द सेलुलर कंपार्टमेंटनेस एंड और प्रोसेस। नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक भी नहीं होना चाहिए। नो इंटरफेरेंस विद द बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं उसके साथ न्यूट्रल होना चाहिए, वो उसके साथ इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। मिनिमल सॉल्ट इफेक्ट, बफरिंग शुड नॉट सिग्निफिकेंटली अल्टर बाय द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट आयनिक होते हैं और सॉल्ट जो है उसके बफर कैपेसिटी को चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए उसके साथ मिनिमम सॉल्ट जो इफेक्ट है वो होना चाहिए, जिससे वो स्टेबलाइज कर सके बफर को। स्टेबल आयनिक कंपोजिशन एंड टेम्परेचर इन्फ्लुएंस, buffering capacity should not be significantly affect the changes in medium ionic pH, stability and resistant to enzymatic degradation। बफर इतना ज्यादा स्टेबल होना चाहिए और ऐसा आसानी से वो एंजाइम वगैरह से ब्रोकन डाउन नहीं होना चाहिए कि वो उससे खराब हो जाए, जिससे कि उसकी लॉन्गेविटी बड़ी रहेगी, कंसिस्टेंसी बड़ी रहेगी। नो एब्जॉर्प्शन इन विजिबल और यूवी रीजन, they should not absorb light visible or ultraviolet spectrum to prevent interference with the optical measurements such as spectrophotometry commonly used in the biological research। ओके, तो ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने समराइज किए हुए हैं एक्सीलेंट बफर के लिए। अब आते हैं, देखते हैं, मेरी वॉइस आ रही है स्टूडेंट्स, आपको सुन पा रहे हो आप लोग? ओके, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू बफर सिस्टम इन द बॉडी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बफर सिस्टम कौन है बॉडी के अंदर। अभी तक मैंने आपको बताया कि बफर क्या है और अच्छे बफर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बफर में यहाँ पे आप देखेंगे फिजियोलॉजिकल बफर और केमिकल बफर, जो कि पीएच को चेंजेस को रोकते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो, तो वही चीज यहाँ पे बता रहा, इसी पैराग्राफ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस टाइप की बफर सिस्टम है। दे कंसिस्ट वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। द बफर सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी एक्सट्रीमली efficient and different system work in different rate। तो यहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम है, इफिशियंट सिस्टम है कि डिफरेंट, क्योंकि हमारा बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, कहीं पे किसी रेट की जरूरत है और कहीं पे किसी रेट की जरूरत। तो ये ऐसा सिस्टम है जो कि आसानी से डिफरेंट रेट पे काम कर सकता है। इट टेक्स ओनली सेकेंड्स फॉर द केमिकल बफर्स इन द बॉडी टू मेक एडजस्टमेंट टू द पीएच। तो पीएच अगर चेंजेस होता है तो तुरंत ही बॉडी का बफर सिस्टम उसको एडजस्ट कर पाता है। द रिस्पायरेटरी ट्रैक कैन एडजस्ट, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, आप देखते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर अगर ब्लड पीएच अपवर्ड इन मिनट्स, तो वहां पे क्या होगा, एक्सहेलिंग CO2 फ्रॉम द बॉडी। जो हमारा बॉडी का सिस्टम है, कभी कभी क्या होता है कि ब्लड के अंदर अगर पीएच चेंज हो रहा है तो जो ये रिस्पायरेशन होता है, एक्सहेलिंग और इनहेलिंग है ना, दोनों वो इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि खास पीएच पे ये सब चीजें काम करती हैं।
तो वहां पे भी ये देखा जाता है कि ये बफर सिस्टम काम करके उसको सही कर देता है। तो द रीनल सिस्टम कैन आल्सो एडजस्ट द ब्लड पीएच थ्रू द एक्सक्रीशन। तो वहां पे हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट कर देता है, जो रीनल सिस्टम होता है। एंड द कंजर्वेशन ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन, बट दिस प्रोसेस टेक्स आवर्स टू डेज टू हैव एन इफेक्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ प्रोसेस जल्दी हो जाता है, जैसे CO2 वाला तुरंत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अलग अलग रेट पे वो काम कर रहे हैं। द बफर सिस्टम फंक्शनिंग इन ब्लड प्लाज्मा इंक्लूड, ये जो बफर सिस्टम है उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन वगैरह हुए जैसे, फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड। ये सारे कार्बोनिक एसिड आपका CO2 से बनता है, CO3 माइनस। द किडनी हेल्प्स टू कंट्रोल द एसिड बेस बैलेंस, एक्सक्रीटिंग द हाइड्रोजन आयंस। और किडनी भी इसमें इफेक्टिवली काम करती है, वो हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकालने का काम करती है। और जनरेटिंग बाइकार्बोनेट, अगर जरूरत है तो बाइकार्बोनेट को जनरेट करेगी और पीएच को नॉर्मल रेंज में लाने की कोशिश करेंगे। तो प्रोटीन बफर सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है, प्रीडोमिनेटली इनसाइड द सेल, ज्यादातर सेल के अंदर, जो सेल है उसके अंदर आप देखेंगे प्रोटीन बफर सिस्टम काम करेगा। एमाइनो एसिड जो होते हैं वो एक्सीलेंट काम करते हैं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एमाइनो एसिड के ऊपर। तो दे कैन एक्ट एज ए ज्यूटर आयन, वीक एसिड और वीक बेसिस। So nucleotides and several other low molecular weight metabolites that undergo ionization and most predominant in the buffer bicarbonate system, the phosphate system and intra and extracellular proteins. Bicarbonate buffer system यहाँ पे देखते हैं, predominant in blood plasma। यहाँ पे पहला बफर सिस्टम, यहाँ पे 3 बफर सिस्टम बताए जा रहे हैं, कौन कौन से, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम और आपका है फॉस्फेट बफर सिस्टम एंड प्रोटीन बफर सिस्टम। ठीक है, 3 बफर सिस्टम जो है यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे पिछले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो ये रिपीट हो सकता है। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट्स? ओके। सो बाइकार्बोनेट, जैसे मैंने अभी पिछले बार बताया कि ये बाइकार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। इट इन्वॉल्व्स कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन, इन दोनों को मिला के ये बफर सिस्टम बना हुआ है, बफर पेयर जो है वो बनाया हुआ है। तो इसको कभी कभी बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर भी कहते हैं, है ना, बफर सिस्टम भी बोल देते हैं। इट वर्क्स इन द सिमिलर फैशन टू द फॉस्फेट बफर, जो फॉस्फेट बफर है वो उसकी उसी की तरह काम करता है और ये ब्लड पीएच को मेंटेन करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वेयर द कार्बोनिक एसिड जो है वीक एसिड की तरह काम कर रहा है। बाइकार्बोनेट एक कॉन्जुगेट बेस है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट, मतलब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है और ये प्रोटॉन को डोनेट, यानी कि ये हाइड्रोजन को दे रहा है। कार्बोनिक एसिड, एसिड मतलब हाइड्रोजन डोनेट करेगा। द बाइकार्बोनेट इज रेगुलेटेड इन द ब्लड बाई सोडियम, है ना, जो सोडियम हम लोग खाते हैं, सॉल्ट वगैरह खाते हैं, वहां पे आप देखेंगे ये जो सिस्टम है ये सोडियम आयंस और फॉस्फेट आयंस भी की तरह ही, जैसे कि भी जो है रेगुलेट करने में हेल्प करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह बना सकते हैं, बाइकार्बोनेट बना सकता है अंदर, तो उस टाइप से ये सिस्टम काम करता है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में इस चीज को दे रखा है, ठीक है, कि कैसे वो चीजें काम करती हैं। When sodium bicarbonate comes into contact with a strong acid like HCl, है ना, यहाँ पे वीक एसिड एंड NaCl आर फॉर्म्स। तो ये कार्बोनिक एसिड बना आपका, वीक एसिड और NaCl फॉर्म होता है। When carbonic acid comes in the strong base, NaOH, bicarbonate and water are formed। यहाँ पे फार्मूला भी दे दिया है मैंने। NH सोडियम कार्बोनेट आया, वो HCl के कांटेक्ट में आया तो ये आपका कार्बोनिक एसिड बन गया। और यहाँ पे आपका ये वाला कार्बोनिक एसिड अगर बेस के संपर्क में आया, एसिड और बेस मिला के यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयंस बन जाते हैं। तो ये सिस्टम जो है आपका इस तरह से काम करता है। इन दिस सिस्टम कार्बोनिक एसिड फॉर्म डिसॉल्व कार्बोनिक एसिड एंड वाटर इन ए रिवर्सिबल। हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे जो कार्बोनिक एसिड हम लोग जो ड्रिंक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, वहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करके कार्बोनेटेड ड्रिंक बनाया जाता है। तो वही कार्बोनिक एसिड यहाँ पे भी देखिए बन रहा है, फॉर्म फ्रॉम द डिसॉल्व कार्बोनिक डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द रिवर्सिबल मैनर। pH of the bicarbonate system is dependent on the concentration of carbonic acid and bicarbonate ion। तो बाइकार्बोनेट
आयंस एंड कार्बन इज प्रेजेंट इन द 20:1 के रेशियो में, है ना। बाइकार्बोनेट आयन कितना 20 रहेगा और कार्बोनिक एसिड 1 के रेशियो में ये रहेगा, और ये रेशियो हेल्प करता है इसको एक नॉर्मल रेंज में रखने, पीएच को एक नॉर्मल रेंज में रखने के लिए काम करता है। 20 टाइम्स मोर बाइकार्बोनेट देन द कार्बोनिक एसिड। दिस कैप्चर efficient most efficient in buffering changes that could blood and more acidic। तो यहाँ पे जब बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह को निकालना होता है, जैसे लैक्टिक एसिड, कीटोन्स वगैरह, वहाँ पे आप देखते हो ये सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ पे मैंने इस चीज़ को फिगर फॉर्म में भी समराइज कर दिया है, इन चीज़ों को आप उसको समझ लीजिएगा। तो लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट इन द ब्लड इज कंट्रोल्ड थ्रू द रीनल सिस्टम, वेयर बाइकार्बोनेट आयंस रीनल फिल्ट्रेट कंजर्व या फिर उसको ब्लड के अंदर दे के, है ना। कभी कभी वो उसको अगर जरूरत पड़ती है तो उसको रिटेन कर लेता है बाइकार्बोनेट आयंस को हमारी किडनी। अगर जरूरत नहीं है, ब्लड का पीएच नॉर्मल है, तो वो उसको पास बैक इनटू द ब्लड कर सकता है। हाउएवर द बाइकार्बोनेट बफर इज द प्राइमरी बफरिंग सिस्टम ऑफ द सराउंडिंग सेल्स इन द टिश्यू इंटेस्टाइनल फ्लूइड सराउंडिंग सेल्स। तो जो आप सेल के बाहर देखते हैं वहां पे आपका ये बहुत इफेक्टिव काम करता है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम। तो इट प्लेज मेजर रोल इनसाइड द सेल्स। वो वाला जो काम करता था वो बाहर सेल के अंदर काम कर रहा है, यहाँ पे आपका सेल के अंदर काम कर रहा है, और इसका pKa 6.86, हेंस इट्स प्रोवाइड इफेक्टिव बफरिंग पीएच रेंज 6.4 to 7.4। फॉस्फेट, दे आर फॉर्म्ड इन द ब्लड टू फॉर्म्स। यहाँ पे आप देखेंगे फॉस्फेट दो फॉर्म्स के ब्लड के अंदर बनते हैं। एक तो आपका सोडियम Na2H2PO4 डाई सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, है ना, और एक मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो ये दोनों ही एक जो कि वीक बेस है और एक वीक एसिड की तरह काम करता है। तो दोनों ही ये इस टाइप से ये काम करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में भी यहाँ पे इसको लिख दिया है। when Na2HPO4 माइनस मतलब मोनोसोडियम की कंसंट्रेशन कम्स इन द कांटेक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के संपर्क में आएगा तो ये मैंने बताया यहाँ पे वीक बेस की तरह काम करता है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड में संपर्क में, जैसे कि HCl आया, तो यहाँ पे रिएक्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो ये आपका वीक एसिड का निर्माण कर देगा, इसको वीक कर देगा। Na2HPO4 NaH2PO4 है ना, और यहाँ पे ये NaH2PO4 फिर से स्ट्रॉन्ग बेस के संपर्क में आता है, तो यहाँ पे ये इस बेस को वीक बेस में कन्वर्ट कर देगा। तो आप देख पा रहे हो ये जो स्ट्रॉन्ग है इसको वीक एसिड और वीक बेस में कन्वर्ट किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट बफरिंग सिस्टम के द्वारा, जिससे हमारी बॉडी का पीएच जो है वो एक नॉर्मल रेंज में काम करे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट सिस्टम, प्रोटीन बफर सिस्टम। प्रोटीन प्रोटीन आप जानते हो प्रोटीन आपकी प्रोटीन कैसे मिलकर बनी है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। अमाइनो एसिड के अंदर दोनों प्रकार के चार्ज पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था ज्यूटर आयंस होता है और उसके अंदर NH2 अमीनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। तो अमीनो ग्रुप आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों टाइप की है ग्रुप एक मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं, तो वो एक पोलर नेचर की तरह होता है। तो चार्ज रीजन ऑफ द दीज मॉलिक्यूल्स कैन बाइंड विद द हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्सिल आयंस, तो दोनों उसी के अंदर पाए जाते हैं। तो एक एमाइनो एसिड मॉलिक्यूल एक बफर की तरह ऑलरेडी काम करता है, वो हाइड्रोजन को ले भी सकता है एंड हाइड्रोक्सिल आयंस को के साथ भी बाइंड कर सकता है। तो दोनों तरीके से आयंस उसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये एक इसको एक्सीलेंट बफर बनाता है, कहाँ, सेल के अंदर, है ना। बफरिंग बाई प्रोटीन्स अकाउंट्स फॉर 2/3 ऑफ द बफरिंग पावर ऑफ द ब्लड, मोस्ट ऑफ द बफरिंग विद इन द सेल्स। अब यहाँ पे एक और प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन आपके ब्लड में पाया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रिंसिपल प्रोटीन इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स एंड अकाउंट्स फॉर 1/3 ऑफ द मास ऑफ द सेल्स। So they have the during the conversion of CO2 into the bicarbonate। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि हीमोग्लोबिन जो है वो एक बफर की तरह काम करता है बाहर सिस्टम के। दिस बफरिंग हेल्प्स टू मेंटेन द नॉर्मल पीएच। द प्रोसेस इज रिवर्स विद द पल्मोनरी कैपिलरीज reform CO2 and can diffuse the air sacs exhaled into the atmosphere। तो हीमोग्लोबिन could act as a buffer प्रोटीन। ये एक एग्जाम्पल आपको दे दिया गया, यहाँ पे आपको ये बता दिया गया, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों बफर देख लिए। एक बफर सिस्टम जो आपका बाइकार्बोनेट वाला बफर सिस्टम है वो कहाँ पे काम कर रहा है, सेल के बाहर काम कर रहा है। फिर नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर सिस्टम जो कि आपका फॉस्फेट बफर सिस्टम सेल के अंदर काम कर रहा है। प्रोटीन बफर सिस्टम दोनों जगह काम कर रहा है। नियरली ऑल प्रोटीन्स कैन फंक्शन एज ए बफर सिस्टम। ठीक है। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक छोटा सा देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल बफर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फिजियोलॉजिकल बफर इन मेंटेनिंग बॉडीज पीएच। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं होम्योस्टेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे आपका बॉडी का रिलेटिवली स्टेबल एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल होता है, वहाँ पे पीएच का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Deviation from the range can inhibit the enzyme activity and consequently vital reaction by maintaining pH within the narrow range. Physiological buffer ensure the body's metabolic process continue efficiently. तो बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छे से काम हो पाए तो इसलिए वो इस टाइप से काम होता है। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम एसिड बेस इम्बैलेंस। द बॉडी कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसेस एंड इंजेस्ट सब्सटेंस दैट कैन अल्टर इट्स पीएच। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सब्सटेंस बनते रहते हैं, एसिड और बेस कुछ भी बनता रहता है जो कि उसके पीएच को, वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो वो हमारे पीएच को चेंज कर सकते हैं, ब्लड पीएच को। तो इसलिए भी हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसको रेगुलेट करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे जब एक्सरसाइज आप करते हो तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है, और लैक्टिक एसिड है तो वो बॉडी के पीएच को, ब्लड के पीएच को नीचे करेगा, लोअर करेगा। और डाइट कैन आल्सो इंट्रोड्यूस, जैसे हमारी डाइट कुछ है वो एसिड और बेस जो है वो पीएच बैलेंस को डिसरप्ट कर सकती है। हम लोगों ने कभी एसिड वाली कोई चीज खा ली या बेसिक ज्यादा नेचर की खा ली तो वो उसको भी डिसरप्ट कर सकती है। तो इसलिए हमारे एसिड बेस बैलेंस को ये बचाते हैं। इसके अलावा जो गैस का एक्सचेंज है, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे जो CO2 है और O2 है उसकी एक्सचेंज बॉडी का पीएच के ऊपर बहुत डिपेंड होता है। अगर वो आपकी किसी कारण से आपकी बॉडी का पीएच एसिडिक होने लगा है तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, इनहेलिंग वगैरह और इस टाइप से आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। बफरिंग सिस्टम स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट प्ले मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको मेंटेन करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मसल्स फंक्शन, नर्व के ट्रांसमिशन, वहां पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सेलुलर फंक्शन को सपोर्ट करने में, ठीक है। डिजीज प्रिवेंशन में, डिजीज का प्रिवेंशन कैसे, एसिडोसिस, एक्सेस एसिडिटी, कभी कभी आप देखते हो एसिडिटी वगैरह बन जाती है, या एल्कलिनिटी, तो उसको इंडिकेटिव अंडरलाइन हेल्थ इश्यूज, जैसे किडनी के अंदर बहुत ज्यादा कीटो बनने लगा, कुछ ऐसे डिसऑर्डर है जिसको मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस को ये बताता है। अगर एसिड बेस बैलेंस में डिसऑर्डर हुआ तो ये अर्ली डिटेक्शन में और मैनेजमेंट में ये हेल्प कर सकता है। इसके अलावा पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड कैन इन्फ्लुएंस द एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स। कुछ ड्रग जो है खास इफेक्टिव और लेस इफेक्टिव एट द सर्टेन पीएच लेवल, तो उस इसलिए भी हमारी बॉडी के पीएच को थेरेपेटिक आउटकम के लिए अच्छा रहता है कि पीएच को मेंटेन करके रखा जाए। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द बफर्स यूज्ड इन द सेल कल्चर, आइसोलेशन ऑफ एंजाइम्स एंड अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस, दे हैव द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। ज्यूटारायनिक बफर जो प्रोटीन वाला एमाइनो एसिड मीट दिस क्राइटेरिया, इस टाइप से वो एक्सीलेंट काम करता है। तो ये कुछ शॉर्ट में मैंने यहाँ पिक्चर्स लगा रखी हैं जिसमें आपको पीएच के बारे में, पीएच क्या होता है, नॉर्मल पीएच रेंज क्या है, आर्टरी एसिडोसिस और एल्कोलोसिस कब आती है, सर्वाइवल रेंज हम लोग की यहाँ है, ठीक है, 6.8 से 8 है। तो उन चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हमारा जो बफर सिस्टम है 6.8 टू 8 उसमें काम करता है। अगर मोर और लेस है तो उससे डेथ की तरफ आप चले जाएंगे, बॉडी डेथ की तरफ चली जाएगी। पीएच लेस देन अगर इससे हो रही है 7.35 तो एसिडोसिस हो रही है, अगर ज़्यादा हो रही है तो एल्कोलोसिस हो रही है, और उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे। फिर एसिड और बेस क्या है उसके बारे में छोटा सा यहाँ पे दे रखा है, जिसको समझना हो उसके लिए शॉर्ट में यहाँ पे दे रखा है चीज़ों को। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिड क्या है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये आपके सारा कुछ ये था। स्टूडेंट्स, एनी डाउट?